प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। 2-3 सीरीज में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसा कि शब्द से ही, टॉपिक से ही आपको पता लग रहा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी कि वे सिद्धांत जिनकी समझ हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। विद्यार्थियों, प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत है कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो हैं यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय, इनको अपना कार्य करते समय प्राकृतिक विधि यानी कि जो नेचुरल लॉ है उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। अब बात आई कि इन क्वासी जुडिशियल बॉडीज को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या नेचुरल लॉ की पालना क्यों करनी चाहिए। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम इन निकायों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि इन्हें एविडेंस लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर जैसी जटिल विधियों की जानकारी या इनकी औपचारिकताओं की उनके पास में जानकारी हो। तो हम इनसे केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज अपना कार्य करते समय नेचुरल लॉ को अडॉप्ट करे और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की पालना करते हुए अपने निर्णयों का निष्पादन करें। और इस प्रकार ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं वह एक मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। पेपर में आपका ए, बी और सी 3 पार्ट में आपके सामने पेपर आ रहा है। जो सेक्शन ए होता है आपका, उसमें 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें का आंसर आपको 20 शब्दों में देना होता है। तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ से बन सकते हैं। हम यहाँ बात करें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, तो सबसे पहले इन्हें परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रिज वर्सेज बॉल्डविन के मामले में ये डिसाइड किया गया कि नैसर्गिक न्याय, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की हूबहू परिभाषा देना संभव नहीं है, यानी कि इसे एक निश्चित शब्दों में नहीं डाला जा सकता कि ये परिभाषा ही नेचुरल लॉ की परिभाषा होगी। इसे शक्ति के उचित, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रयोग से समझा जाना चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिज वर्सेस बॉल्डविन के मामले में किस प्रकार समझाया गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है शक्ति का उचित, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रयोग किया जाना ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में कहा गया कि नैसर्गिक न्याय एक मानवतावादी सिद्धांत है जिसका अभिप्राय विधि में निष्पक्षता निहित करना है। इस पर आपके 2020 का जो पेपर है उस पर एक प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न में 2 नंबर का प्रश्न था कि वह कौन सा मामला है जिसमें नैसर्गिक न्याय को एक मानवतावादी सिद्धांत घोषित किया गया है। तो हमारा जवाब होगा मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। तो विद्यार्थियों, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में ये बात कही गई कि नैसर्गिक न्याय एक मानवतावादी सिद्धांत है जिसका अभिप्राय विधि में निष्पक्षता निहित करना है। तो 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर आपका तैयार हो गया। अब हमारे सामने आता है एक फिर छोटा सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो न्याय को सुरक्षित रखना और अन्याय को रोकना, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का निर्माण किया गया। अब हम थोड़ा सा इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की हिस्ट्री की ओर जाएं। तो कॉमन लॉ में इसकी क्या स्थिति थी, इस पर हम चर्चा करें। तो सन 1610 में डॉक्टर बाउनस के मामले में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कॉक ने कहा कि न्यायालय किसी अधिनियम को शून्य घोषित कर सकता है यदि वह अधिनियम किसी व्यक्ति को स्वयं अपने मामले में निर्णायक घोषित करता है। 1610 डॉक्टर बाउनस केस, जस्टिस लॉर्ड कॉक क्या कहा
कि न्यायालय किसी अधिनियम को शून्य घोषित कर सकता है। किस शर्त पर? इस शर्त पर कि यदि वह अधिनियम किसी व्यक्ति को अपने मामले में स्वयं निर्णायक बनाता है तो न्यायालय उस अधिनियम को शून्य घोषित कर सकता है। इसी बात को कुछ समय बाद जस्टिस होल्ट ने 1710 में फिर एक नई तरीके से पेश किया और कहा कि संसद का कोई अधिनियम यदि एक व्यक्ति को विवाद का पक्षकार और निर्णायक उपबंधित करता है तो वह अधिनियम शून्य होगा। सन 1710 न्यायाधीश होल्ट क्या चीज निकलकर सामने आई? संसद का कोई अधिनियम यदि किसी विवाद के पक्षकार और निर्णायक दोनों ही उपबंधित करता है तो वह अधिनियम शून्य होगा। अर्थात यहाँ पर भी फिर वही बात निकल कर आई कि अगर कोई ऐसी विधि है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णायक बनता है तो उस अधिनियम को, उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कुछ समय पश्चात इन सिद्धांतों को प्राइवेट क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया, जैसे ट्रेड यूनियन, क्लब आदि के मामलों में भी इसे लागू किया गया। क्यों लागू किया गया इन क्षेत्र में? क्योंकि ये सदस्य अपनी उस ट्रेड यूनियन या क्लब का सदस्य बनने के लिए फीस देते हैं, इसलिए उन्हें उनकी सदस्यता से रद्द करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त और उचित अवसर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के दो प्रमुख सिद्धांत, जिसे लोकल गवर्नमेंट वर्सेज अल्ड्रिच के मामले में लॉर्ड हॉल्डेन ने प्रतिपादित किया, यानी कि आपके सामने फिर एक 2 नंबर का प्रश्न बनता है कि वह कौन सा मामला है जिसमें सर्वप्रथम प्राकृतिक न्याय के प्रमुख 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। जैसे हमने ऊपर की तरफ पढ़ा था कि वह कौन सा मामला है जिसमें नैसर्गिक न्याय को एक मानवतावादी सिद्धांत के रूप में डिसाइड किया गया, उस केस का नाम बताइए। तो वो केस था मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने फिर एक 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा मामला था जिसमें सर्वप्रथम प्राकृतिक न्याय के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, मामला है लोकल गवर्नमेंट वर्सेज अल्ड्रिच और निर्णय देने वाले लॉर्ड हॉल्डेन। तो लॉर्ड हॉल्डेन ने 2 सिद्धांत दिए। सबसे पहला, कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक नहीं बन सकता, जिसे लैटिन टर्म में कहा गया नेमो जुडेक्स इन कॉजा सा। आपके सामने प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक नहीं बन सकता, या सीधा लैटिन टर्म लिख के दे दिया जाए नेमो जुडेक्स इन कॉजा सा से आप क्या समझते हैं। तो 2 सिद्धांत जो लोकल गवर्नमेंट वर्सेज अल्ड्रिच के मामले में दिए गए, उनमें से पहला है कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक नहीं बन सकता, और दूसरा सिद्धांत था किसी व्यक्ति को अपने बचाव में उचित रूप से सुना जाना चाहिए, अर्थात सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसे लैटिन टर्म में कहा गया ऑडी अल्ट्रम पार्टम। यानी कि यहाँ पर भी आपसे फिर मैंने जो ऊपर कहा उस तरीके से सीधा पूछा जा सकता है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम से आप क्या समझते हैं। तो यह वह प्रमुख मामला है जिनमें इन 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। कालांतर में चलकर रीजन्ड डिसीजन, तर्कयुक्त निर्णय या युक्तियुक्त निर्णय भी इन 2 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ जुड़े, और ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी निर्णय जो दिया जाता है उस निर्णय में कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यानी कि जो निर्णय आप दोगे वह निर्णय कारणों युक्त हो, तर्कयुक्त हो, रीजन के साथ में दिया जाना चाहिए। अब बात आई, हमारे सामने प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत हुए, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और कालांतर में हमने तीसरे सिद्धांत को पढ़ना शुरू किया, वह था रीजन डिसीजन। तो सुरेश कौजी जॉर्ज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के मामले में ये डिसाइड किया गया कि प्राकृतिक न्याय का कौन सा सिद्धांत लागू होगा, यह उस मामले के तथ्य, परिस्थितियों, संबंधित विधि की नीति, प्रभावित अधिकार की प्रकृति और प्रशासनिक अभिकरण की संरचना पर निर्भर करता है। अर्थात 3 सिद्धांतों में से
कौन सा सिद्धांत लागू होगा, ये निर्भर करता है तथ्य और परिस्थितियों, संबंधित विधि की नीति, प्रभावित अधिकार की प्रकृति, प्रशासनिक अभिकरण की संरचना। ये बात किसमें कही गई? सुरेश कोजी जॉर्ज वर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के मामले में ये बात हमारे सामने आई। अब हम बात करें भारतीय संविधान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का विकास रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के साथ शुरू हुआ। एकीकृत बनाम भारत संघ के मामले में इन सिद्धांतों को अर्ध न्यायिक क्षेत्रों से प्रशासनिक क्षेत्रों की ओर विस्तारित किया गया। फिर मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ में इन सिद्धांतों को अमेरिकी ड्यू प्रोसेस के समकक्ष स्थापित कर दिया गया और इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली की व्याख्या प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में की जानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ के मामले में क्या मुख्य रूप से बात निकल कर आई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि पहले संकुचित अर्थ लगाया गया और ये कहा गया कि अगर कोई अधिनियम या कानून बनता है और वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करके बनाया जाता है और उसमें प्राकृतिक न्याय की अवहेलना होती है तो भी वह ड्यू प्रोसेस से बना है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर इसे विस्तारित करके कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सम्मिलित हैं, अर्थात प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो है उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का समावेश होना आवश्यक है। अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है वो जो अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। तो इस लिहाज से मेनका गांधी का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। फिर भारत संघ वर्सेस तुलसीराम पटेल के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को आर्टिकल 14 में दिए गए समानता के अधिकार का एक अभिन्न भाग माना गया और प्रत्येक मनमानी प्रक्रिया व कार्यवाही को यहाँ पर विभेदकारी घोषित किया गया। प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से आर्टिकल 14 में दिए गए समानता के अधिकार का स्वतः ही उल्लंघन हो जाता है। ये बात मुख्य रूप से भारत संघ वर्सेस तुलसीराम पटेल के मामले में कही गई। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कई बार लोकहित, जन स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा आदि की विशेष परिस्थितियों में इन सिद्धांतों का अपवर्जन भी किया जा सकता है। तो आज जो हमने अपनी क्लास जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के पार्ट 1 में जो चर्चा की उसमें हमने इंट्रोडक्शन, परिभाषा, जो विशेष रूप से रीज बनाम वाल्डविन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, दो मुख्य रूप से केस लॉ हमने चर्चा किए। एक प्रश्न आपका यहाँ पर बन गया, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किस उद्देश्य से बना है? तो न्याय को सुरक्षित रखना और अन्याय को रोकना। फिर कॉमन लॉ में क्या स्थिति थी और फिर भारत में इसकी क्या स्थिति थी, इन पर हमने मुख्य रूप से चर्चा की। अगली क्लास में हम इसके पहले रूल की चर्चा करेंगे, पक्षपात के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट बायस, या कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णायक नहीं बन सकता, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। धन्यवाद।